टू माय चैनल। आज हम लोग रिसर्च की नीड हमें क्यों होती है, रिसर्च में ऐसी क्या बातें होती हैं, अनुसंधान की ऐसी क्या बातें होती हैं जिनकी आवश्यकता हमको होती है और समस्या के समाधान के लिए हमको क्या क्या बातें करनी होती हैं, वो नीड की जो विशेषता है या क्यों हम उस नीड के ऊपर काम करते हैं, उस आवश्यकता पे काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, एजुकेशनल रिसर्च, शिक्षा अनुसंधान, दो शब्दों से मिलके बना, एक शिक्षा और दूसरा अनुसंधान। शिक्षा का जो एरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसके सिद्धांत भी आएंगे, उसका जो इंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है वो भी आएगा, प्रणाली आएंगी, उपागम आएंगे और बहुत सारा, बहुत जो पूरा विस्तार में जो एरिया है एजुकेशन का वो सारा आ जाएगा। अनुसंधान यानी कि रिसर्च कि उन शिक्षण की बातों पर, उन चीजों पर जब हम काम करेंगे, जब हम शिक्षा के हर एक चीज को जानेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि बिना समस्या के समाधान ही नहीं है और समस्या का समाधान नहीं है तो हमने आगे नहीं बढ़ना है। तो जब समस्या आती है तो समाधान के लिए हमको अनुसंधान करना होता है। चूंकि एजुकेशन का एरिया बहुत बड़ा है, चाहे आप उसके किसी भी एरिया में जाएंगे तो वहाँ समस्या पे समस्या और समस्या पे समस्याएं इतनी आपको दिखेंगी, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि आपको उनके सॉल्यूशन के लिए आपको अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो शिक्षा अनुसंधान के अंदर नीड जो होती है उसकी क्यों हम उस पर काम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि शिक्षा का एरिया बहुत विशाल है। उस एरिया में आप कहीं भी एरिया में आप जब जाओगे, जब उसमें काम करोगे तो समाधान के लिए, उनकी समस्याओं, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमको अनुसंधान करना होगा, हमको रिसर्च करना होगा। हो सकता है कि उस समस्या से जो रिलेटेड किसी और ने भी उस पर काम किया हो लेकिन एज इट इज नहीं किया होता है। तो जब हम अपनी समस्या पे जब हम काम करते हैं, तो जब हम रिव्यू करते हैं लोगों का, तो उससे रिलेटेड कई बातों का हमें अध्ययन कर लेते हैं, तो हमको अपने रिसर्च में बहुत सपोर्ट मिल जाती है। शिक्षा अनुसंधान की जो नीड होती है उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये होती है कि इसमें हमें मौलिक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हो जाते हैं। भाई, जब हम अनुसंधान करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ये होता है कि हमें मौलिक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जो हमारे बेसिक जो प्रश्न हैं हमको उत्तर मिल जाते हैं। जब हमें बेसिक प्रश्नों के जब उत्तर मिल जाएंगे, जब हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे भाई, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो कि आपका किसी भी आप एरिया में हो, कोई भी आपकी बात है, तो हम लोग कहते हैं ना, भैया पहले अपना बेस तो अच्छा करो। जब बेस ही आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे आगे अच्छे से और बड़ी जो काम है वो आप कैसे कर लोगे। ठीक रिसर्च का सबसे एक पहली सीढ़ी ये है कि आपने जो है वो मौलिक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए आपको अनुसंधान या शैक्षिक अनुसंधान की आपको जरूरत पड़ती है। जब आपको अपने मौलिक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जब आपका अपना जो एक बेसिक है आपका क्लियर हो जाएगा, तभी तो ना आप दूसरे वाले एरिया में दूसरे स्टेप पे आप आगे बढ़ोगे। पहला स्टेप क्लियर हुआ, अब हमने दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ना है। एक एग्जाम्पल आप ले लो भाई, न्यूटन था, उसने सेब को नीचे गिरते देखा तो उसके मन में आया, भाई सेब नीचे क्यों गिरता है, सेब नीचे गिरता है, अब क्यों गिरता है? तो उसने इस मौलिक प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया कि भाई एक गुरुत्वाकर्षण का एक वो है, इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है वो आपकी चीज जो है वो पृथ्वी आकर्षित करती है और इसलिए आपकी जो चीज है वो नीचे गिरती है। तो जब उसे मौलिक प्रश्न का उत्तर मिल गया तभी वो अपने काम में और आगे बढ़ा, या उसके बाद जो भी किसी ने इस गुरुत्वाकर्षण पे काम करा होगा या उस रिलेटेड किसी भी चीज पे काम करा होगा, तो वो अपने जब आपको समस्या का समाधान मिल गया तो आप अपने काम में आगे बढ़ गए। उसके बाद शिक्षा अनुसंधान की जो दूसरी बात आती है वो है मौलिक तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु।
अब मौलिक तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु इसलिए हम शिक्षा अनुसंधान की बात करते हैं कि जब हम अपनी समस्या पे काम करते हैं और उस समस्या में जब हमको कितने भी डाउट्स होते हैं, जब हमारे उन समस्याओं के डाउट्स का समाधान मिल जाता है, तब हम अपने नियम बनाएंगे या अपने सिद्धांतों को जो है वो प्रतिपादित करेंगे या अपने सिद्धांतों का हम निर्माण करेंगे। तो फ्लैंडर की ये समस्या थी कि कक्षा में एक भावात्मक जो माहौल है, जो भावात्मक वातावरण है, उसको विकसित किया जाए। इसलिए उन्होंने जो 10 वर्ग प्रणाली का विकास किया। ठीक उसी तरीके से बीएफ स्किनर को ऐसा आभास हुआ, ऐसा ज्ञात हुआ कि जो कक्षा शिक्षण जो है वो प्रणाली जो है वो जिस तरीके से कक्षा शिक्षण का काम हो रहा है वो प्रभावशाली नहीं है। जिस तरीके से हमारा कक्षा में जो टीचिंग का जो काम चल रहा है, जो वातावरण बन रहा है, वो प्रभावशाली नहीं है। तो इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने अनुदेशन प्रणाली का विकास किया। उन्होंने अनुदेशन का जो शिक्षा होती है उस पर जोर दिया। तो जब हम समस्या को पहचानते हैं तो हमारे मन में उसके लिए समाधान के जो विचार आते हैं। जब समाधान के विचार आते हैं तो अनुसंधान का काम पूरा होता है और उसके आधार पर हमारे सिद्धांत या हमारे नियम बनते हैं। तो जो फ्लेंडर का नियम है वो आज तक एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है और बीएफ स्किनर है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या के समाधान के आधार पर जो सिद्धांत बने उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिक बातों को देखा है। उन्होंने ये देखा था कि शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में किस तरीके से परेशानियां आई हैं, तो हमें कैसे उसका समाधान करना है। तो जो अनुसंधान हुए हैं और जो हो रहे हैं और जो होंगे, वाकई में वो सब या उनके रिजल्ट्स जो हैं हमेशा आपके शैक्षिक एरिया की प्रगति के लिए होंगे, शैक्षिक एरिया की भलाई के लिए होंगे। देखिए, जब कोई भी हम एक बड़ा काम करते हैं या अगर आप एक बात सोच लो कि जैसे अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, जो एनपी 2020 आई है, तो उस पे कई सालों से बहुत मंथन हुआ कि उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि शायद जो उससे पहले वाली जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें प्रॉब्लम्स हमको नजर आई। बहुत टाइम से वो नीति चल रही थी तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स नजर आने लगी थी। तो जो हमारा शिक्षा आयोग है वो बहुत टाइम से इस बात को सोच रहा था कि कैसे कैसे हम नई शिक्षा नीति लाएं, कैसे बदलाव लाएं, कैसे हम उसमें अपना काम करें। तो एक बहुत बड़ी सलाहकार समिति होती है। कोई भी जब आप बड़ा स्टेप लेते हो या हमारी गवर्नमेंट बड़ा स्टेप लेती है या जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जब कोई स्टेप लेते हैं तो उनकी अपनी अकल ना लेकर वो अनुसंधान की बातों पे ध्यान रखते हैं। उनकी सलाहकार समिति होती है, पूरा बोर्ड होता है। वो बोर्ड कई टाइम तक उस पर मंथन करता है समस्या पर और तब जाके कितने सालों के बाद में उसके समाधान आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, आपके सामने निकल कर आते हैं। फिर उसके एक्टिवेशन में परेशानियां आती है तो उसके भी समाधान होते हैं। तो जिस तरीके से आपकी समस्या होती है और जो समस्या के समाधान होते हैं उसके आधार पर आपके नियम व सिद्धांत बनते हैं। उसके बाद जो नीड है शैक्षिक अनुसंधान की वो ये भी है कि शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन करना। ठीक है, हमने अपने शिक्षा के काम करके, शिक्षा पे अनुसंधान करके हमने अपने नियम बनाए, उनकी समस्या को समाधान करके हमने उस पे काम करके हमने सिद्धांत बनाए। अब बात आती है हमने उन सिद्धांतों का मूल्यांकन करना है। कैसे हम इवेल्यूट करें, इवेल्यूट के आधार पे कितना हमारा रिजल्ट आया, वो भी सारा एरिया हमारा जो है वो अनुसंधान का ही है, शिक्षा अनुसंधान का ही है। हम एजुकेशन के एरिया में है इसलिए हमारा एजुकेशन का जो रिसर्च वाला एरिया है वो एजुकेशनल रिसर्च ही कहलाएगा। तो मूल्यांकन करने में भी कई समस्याएं आएंगी, मूल्यांकन करने में भी कई बातों का हमें सामना करना पड़ता है। उसके बाद में जब हमारे रिजल्ट आते हैं तब हमको समझ में आता है कि हाँ, ये नियम अब
जो है वो सही है, इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर दो, या इसको एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर दो, या इस नियम को अपने विद्यार्थियों के सामने उनकी टेक्स्ट बुक में भी ऐड कर दो। बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं एजुकेशन रिसर्च की, और नीड है कि क्यों हमें उसकी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। तो मेरे वीडियो को आप यूँ ही देखते रहो और सब्सक्राइब कर दो, और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। रिसर्च का एरिया बहुत बड़ा है, इसको आप जितना डीपली और धीरे धीरे समझेंगे उतना ही आपको मन में अंदर तक आपको समझ में आएगा। तो मेरे वीडियोस के लिए आप यूँ ही देखते रहिए और एजुकेशन को समझते रहिए। थैंक यू।